खालसा वाहिगुरु की फतेह। मैं आप लोगों के सामने अपने कुछ ख्यालात, अपने कुछ विचार रखने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। यहाँ पर मैं किसी दूसरे कार्यक्रम के मकसद से, उसको करने के मकसद से आया था। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रधान के द्वारा, रेडियो खालसा रेडियो के द्वारा आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। इसलिए मैं गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सभी जिम्मेदार साथियों का सबसे पहले हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने इंडिया के जो हालात है और उन हालात के बारे में दो तीन बातें ही बहुत ज़्यादा लंबा समय ना लेते हुए कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँ। मैं थोड़ा 84 में जो इंडिया में घटना घटित हुई उसको रेफरेंस के तौर पर आप लोगों के सामने, संदर्भ के तौर पर आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। जब 84 में हरमंदर साहब पर अटैक हुआ था, उस समय और उसके बाद में हम लोग सारे देश भर में इसके बारे में कि ये जो घटना घटित हुई है, ये घटना साधारण घटना नहीं थी, बहुत बड़ी घटना थी। तो इस घटना को समझने के लिए हम लोगों ने कोशिश की थी। वो घटना मैं आप लोगों को भी समझाना चाहता हूँ और फिर आने वाले समय में हम लोगों को क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में भी अपने विचार आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात याद होगी कि 72 में जो वार हुआ था पाकिस्तान भारत का, उस वार में भारत को विजयी होने के बाद बांग्लादेश बनाया गया और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी बहुत बड़े बहुमत से चुनकर आई थी। उस चुनाव को हाईकोर्ट इलाहाबाद में चैलेंज किया गया था और उसकी इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। रद्द करने से जो हालात पैदा हुए थे, उस हालात को निपटने के लिए इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू की थी और इमरजेंसी लागू करने की वजह से सारे अपोजिशन पार्टी के जितने भी इम्पोर्टेंट नेता थे, सभी नेताओं को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। इसलिए 77 को इंदिरा गांधी ने दोबारा चुनाव घोषित किया और चुनाव घोषित करने के बाद सारे अपोजिशन लीडर को जेल से रिहा किया गया। सारे अपोजिशन पार्टी के लीडर इस बात से बहुत डरे हुए थे कि अगर हम अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो शायद इंदिरा गांधी को चुनाव में परास्त करना संभव नहीं होगा। इसलिए सारे अपोजिशन पार्टी के लोगों ने मिलकर जनता पार्टी नाम की एक पार्टी बनाई और जनता पार्टी के नाम से चुनाव लड़ा। उसका परिणाम यह हुआ कि इंदिरा गांधी 77 के चुनाव में चुनाव हार गई। चुनाव हारने के बाद में मोरारजी देसाई, जो गुजराती ब्राह्मण थे, देश के प्रधानमंत्री बने। उस इलेक्शन कैंपेन में, इलेक्शन के दौरान इलेक्शन मैनिफेस्टो घोषित किया गया था। उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये वादा किया गया था कि 1952 में बैकवर्ड क्लासेस, जिनकी संख्या आज ये बताई जाती है कि भारत में 52% है, 52% है, उन लोगों को प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बनाया गया था। उस समय जवाहरलाल जी ने उस बात को, उन्होंने उसको दबा दिया था। जनता पार्टी के नेताओं ने योजना बनाई कि बैकवर्ड क्लास के लोगों का वोट अगर हम लोगों को हासिल करने के लिए अवसर मिलता है तो हम चुनाव जीत सकते हैं। तो उन्होंने उनको आश्वासन दिया चुनाव में कि हम लोग 52% लोगों को
अगर हम चुनाव जीतते हैं, लोग हमको चुनाव जीतवाते हैं, तो बैकवर्ड क्लास कमीशन लागू करेंगे। वो चुनाव जीत गए। जीतने के बाद मोरारजी देसाई ने उस कमीशन को लागू करने से इनकार कर दिया। इनकार करने की वजह से हालात जनता पार्टी के अंदर ही बहुत ज्यादा विवाद खड़ा हुआ और इस विवाद का परिणाम ये हुआ कि 18 महीने में मोरारजी देसाई की सरकार चली गई। दोबारा चुनाव हुआ। दोबारा चुनाव होने के बाद में 81 में इंदिरा गांधी दोबारा चुनाव जीत कर आई। मगर वो जो बैकवर्ड क्लास कमीशन का मामला था, उसको डाइवर्ट करने के लिए जिस तरह से मोरारजी देसाई ने कालेलकर कमीशन को डाइवर्ट करने के लिए दूसरा कमीशन बनाया था, मंडल कमीशन, वो रिपोर्ट 81 में आ गया। उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हंगामा होने लगा। तो सारे देश भर के जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग इकट्ठा होने लगे। उसके इकट्ठा होने का परिणाम यह हुआ कि इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि हम लोग नॉर्थ इंडिया में चुनाव हार जाएंगे, और चुनाव हार जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे हाथ से चली जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी ने एक रणनीति बनाई कि यदि हम लोग चुनाव जीतना चाहते हैं तो जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग अपने को बैकवर्ड क्लासेस का मान करके जत्थेबंद हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, यदि उन लोगों को हम लोग बैकवर्ड के बजाय हिंदू के नाम पर इकट्ठा करने का कार्यक्रम शुरू कर दे, तो इसके लिए कोई ना कोई योजना बनानी पड़ेगी, कोई ना कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने, खासतौर पर इंदिरा गांधी ने उस समय ये योजना बनाई कि ऐसा करने के लिए एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना होगा, और उस घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया कि यदि हम लोग स्वर्ण मंदिर पर, हरमंदिर साहब पर हमला करते हैं तो देश में एक ऐसा हालात पैदा हो जाएगी जिस हालात को हम लोग खुद ही पैदा करेंगे, और हालात को पैदा करने के बाद में खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का स्लोगन चुनाव में दिया जाएगा। खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का स्लोगन चुनाव में देने से स्वाभाविक है, लोग हिंदुस्तान के नाम पर हिंदुस्तान के समर्थन में खड़े होकर हमारे पार्टी का समर्थन करेंगे। इंदिरा गांधी ने यह सोचा कि यदि हम लोग 52% लोगों का विरोध करते हैं तो 52% लोग चुनाव में हमारा विरोध करेंगे, तो पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ से चला जाएगा। अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, IAS, IPS, IRS अधिकारियों में इनको हिस्सेदारी देते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चला जाएगा, विरोध करते तो पॉलिटिकल पावर जाएगा, समर्थन करते तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जाएगा। इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि हमको समर्थन भी नहीं करना है, विरोध भी नहीं करना है, तो हमको इस इश्यू को डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट करने के लिए उन लोगों ने योजना बनाई कि यदि हम लोग खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का स्लोगन लगाने के हालात पैदा करते हैं तो हिंदुस्तान के नाम पर लोगों के वोट हासिल करके चुनाव जीत सकते हैं। इस रणनीति में RSS के लोगों ने भी कांग्रेस का साथ दिया। परिणाम स्वरूप बीजेपी के केवल 2 आदमी चुनकर आए, वो 2 आदमी भी दूसरे पार्टियों के मदद से चुनकर आए, और आउट ऑफ 543 सीटों में से, क्योंकि इंदिरा गांधी ने यह भी सोचा कि ऐसा करने से पंजाब में जो 13 लोकसभा की सीटें हैं, पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें, तो आउट ऑफ 543 में से अगर हम 13 सीटें हार भी जाते हैं तो 530 सीटों में से सारे देश भर में चुनाव जीतने का हम लोगों को बड़ा अवसर मिलेगा। इंदिरा गांधी की हत्या होने की वजह से उस बात को और ज्यादा खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का मौका करने के लिए मौका मिला, और परिणामतः चुनाव की दिशा में उन लोगों को सफलता हासिल करने के लिए ये सारा मामला उनको बनाना था और बनाने की कोशिश की। इवन आप लोगों के पास ये भी जानकारी होगी, मैं ऐसा मानता हूं कि डिप्टी कमांडर इन चीफ जनरल सिन्हा थे। सिन्हा को इंदिरा गांधी ने बुलाकर कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई हमको करनी है। उन्होंने इनकार कर दिया कि मिलिट्री का उपयोग भारतीय प्रजा के ऊपर नहीं किया जाएगा। जब जनरल सिन्हा ने, जो डिप्टी कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने इनकार किया तो इंदिरा गांधी ने जनरल सिन्हा का जो जूनियर कमांडिंग ऑफिसर था अरुण कुमार वैद्या, उसको
जूनियर ऑफिसर होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी ने उसको कमांडर इन चीफ बनाया। ये पूना का ब्राह्मण था अरुण कुमार वैद्य। और फिर जनरल अरुण कुमार वैद्य ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना बनाई और जनरल सुंदर जी जो साउथ इंडिया के काला ब्राह्मण थे उनको ऑपरेशनल इंचार्ज के तौर पर अमृतसर भेजा। आगे की कार्रवाई जो हुई आप लोगों को जानते हैं क्या हुआ है। और फिर इसका परिणाम ये हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या हुई और बहुत बड़े पैमाने पर उन लोगों को खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का नारा लगाकर चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने थे, उसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़ने के बाद में आप सुनकर हैरान हो जाओगे, आउट ऑफ 530 सीटों में से 413 सीटें लोकसभा की, जो जवाहरलाल नेहरू के समय में चुनाव इतनी सीटें चुनाव जीतना कर नहीं आए गए थे, लाने में कभी कामयाब नहीं हुए थे। बांग्लादेश का युद्ध जीतने के बाद भी इंदिरा गांधी 368 सीटें ही चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। 84 के चुनाव में 413 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हुए। तो जो 84 में घटना घटित हुई उसके पीछे 52% जो लोग हैं उन लोगों को किसी भी प्रकार का हक और अधिकार ना देने की मंशा और इसको आधार बनाकर चुनाव जीतने की रणनीति की मंशा थी। ये बातें मैं 84 के बाद सारे देश भर में कहा करता था। मैं ये कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां जितनी 84 के समय में खराब थी उससे कम परिस्थितियां आज खराब नहीं है, परिस्थितियां और ज्यादा खराब हो गई है। आप सुनकर और भी हैरान हो जाओगे कि भारत में 3.5% ब्राह्मणों की संख्या, जिनकी संख्या है, उनके 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार जिस पार्टी को 6% वोट 3 राज्यों में पड़ते हैं वो पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी मानी जा सकती है। मगर ब्राह्मणों की तो संख्या ही 3.5% है, 6% तो है नहीं। इसके बावजूद भी आज के तारीख में ब्राह्मणों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं और राष्ट्रीय स्तर पर वो रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं। सेंट्रल में कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। बाबू काशीराम जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो कहा करते थे कांग्रेस और बीजेपी के बारे में कि एक तो नागनाथ है, एक सापनाथ है। अगर नागनाथ जाता है तो सापनाथ आता है, सापनाथ जाता है तो नागनाथ आता है। नागनाथ डसले तो भी मरना तय है, सापनाथ डसले तो भी मरना तय है। आज उन्होंने इस तरह की रणनीति पर काम करना, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ये सारा काम हो रहा है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में वो लोग काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि बीजेपी कांग्रेस की विरोधी है, कांग्रेस बीजेपी की विरोधी है, मगर 2004-2009 का चुनाव में कांग्रेस ने ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुनाव जीता। इसके सारे सबूत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को यह डिसीजन दिया कि केवल ईवीएम मशीन के आधार पर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये मेरे शब्द नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के शब्द है। उन्होंने कहा, पैरा नंबर 29 8 अक्टूबर 2013 को जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट में उन्होंने ये कहा केवल ईवीएम मशीन के आधार पर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। और अगर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करना है तो इस मशीन को एक और मशीन लगानी होगी। उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। पेपर ट्रेल मशीन लगाए बगैर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये निर्णय 8 अक्टूबर 2013 को दिया गया और 5 महीने के बाद में 2014 को लोकसभा का 2014 में चुनाव हुआ। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आ गई।
बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने सारे देश भर में इसके बारे में अभियान चलाया, सबूत दिए कि ईवीएम में घोटाला करके ये चुनाव जीता गया। बाद में हम लोगों के पास में ऐसे सबूत हमने इकट्ठा किए कि बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सौदा हुआ। बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने भी कांग्रेस को कहा कि आपने 2004-2009 का चुनाव ईवीएम मशीन में घोटाला करके जीता। तो कांग्रेस ने आरएसएस को कहा कि हमने 2 बार घोटाला करके जीता, आप भी 2 बार घोटाला करके जीतो। 2014 का चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होने के बावजूद भी ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई गई। ना लगाते हुए चुनाव हुआ। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी वायोलेट करके 2014 का चुनाव हुआ। इसके विरोध में मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी 24 अप्रैल को मेरे फेवर में डिसीजन दिया और कहा कि पेपर ट्रेल लगाना होगा और 2019 का जो चुनाव है उसके पहले सितंबर 2018 तक पेपर ट्रेल लगाना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा ऑर्डर इश्यू किया। मैं ये उदाहरण आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि परिस्थितियां 84 में ही बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, ऐसा नहीं है। उसके बाद परिस्थितियां लगातार खराब हो रही है और बहुत सारे विरोधियों को एनकाउंटर करके मारा जा रहा है। किसी को नक्सलाइट के नाम पर, किसी को और किसी नाम पर, किसी तरह से परिस्थितियां बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत ज्यादा खराब है। और उसमें खास तौर पर जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उन माइनॉरिटी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। केवल सिख माइनॉरिटी को ही टारगेट किया जा रहा है ऐसी बात नहीं है। बाबरी मस्जिद पर हमला करके उसको पूरी तरह से तहस नहीस किया गया। जो बुद्धिस्ट लोगों का गया में मंदिर है उस पर ब्राह्मण लोगों का मैनेजमेंट है। पता नहीं आपको ये जानकारी है या नहीं है, मगर है रियलिटी में आप लोगों को बता रहा हूं। मैं सारे देश भर में यही बता रहा हूं और यहां भी आप लोगों को बता रहा हूं। सिखों के चर्चेस पर सारे देश भर में हमले हो रहे हैं और ऐसे रिपोर्ट्स अमेरिका के सीनेट में भी पहुंचे हैं और अमेरिका के सीनेट ने भी रिपोर्ट तैयार किया हुआ है। मानवाधिकार का जो रिपोर्ट है इधर अमेरिका से भी घोषित हुआ है कि हां ऐसा हो रहा है और ये प्रमाण बीजेपी की सरकार आने के बाद में और ज्यादा बढ़ गया है। तो ये जो परिस्थितियां है, ये परिस्थितियां तमाम प्रकार की जो माइनॉरिटियां है इंडिया में, ब्राह्मण भी एक माइनॉरिटी है, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को मानने वाली माइनॉरिटी है। पारसी जो है ये भी माइनॉरिटी है और भी इंटरनेशनल लेवल पर दूसरी भी बहुत सारी माइनॉरिटी है। तो इंडिया में चाहे जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, सिखिज्म हो और लिंगायत लोग हो, उनके धर्म को अंग्रेजों के समय में एक सेपरेट रिलीजन के तौर पर मान्यता थी। जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री हुए उन्होंने उसको सेपरेट रिलीजन का स्टेटस खत्म कर दिया। ये भी जानकारी जो है, ये जानकारी बहुत सारे लोगों को है, बहुत सारे लोगों को नहीं है। तो जो परिस्थितियां बहुत सारी जटिल है और इतनी सारी जटिल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में उन्हीं लोगों का कब्जा है जिनको हम 3.5% की संख्या वाले लोग कहते हैं, उनका कब्जा है। राज्य सरकारों पर उन्हीं लोगों का कब्जा है, विधिमंडलों पर भी उन्हीं लोगों का कब्जा है और उनके इशारे पर काम करने वाले मुख्यमंत्री भी बनाए जाते हैं, उनके ही इशारे पर काम करने वाले मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। वो दिखने के लिए सिख होते हैं, मुसलमान होते हैं, ईसाई होते हैं, मगर वो उन लोगों के लिए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, रियल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करते हुए कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को पार्लियामेंट में 131 मेंबर पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेशन है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे। वर्तमान जो केंद्र सरकार बीजेपी की है, 272 सीटों में 82 सीटों में 76 सीटें बीजेपी में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग जो है चुनकर आए हैं।
उनमें से एक भी आदमी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता। अगर बोलने की आजादी जो संविधान के अनुसार मौलिक आजादी है और किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में बोलने के लिए प्रिविलेज होता है, प्रिविलेज का मतलब है विशेषाधिकार होता है, इसके बावजूद भी बोलने की पाबंदी है, तो मैं ऐसा मानता हूं जिनको बोलने की पाबंदी होती है वो लोगों को गुलाम माना जाता है। गुलामी के हद तक लोगों को दबा के रखा गया। ये परिस्थितियां बहुत ज्यादा जटिल है। मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, सारे देश भर में भी ये बात बोलता हूं, आज आप लोगों के सामने ये बात मैं बता रहा हूं। आप लोगों को भी बहुत सारी परिस्थितियां मालूम है। इन परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। आज केंद्र सरकार में जो लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, विधायिका जहां कानून बनाया जाता है, 411 सीटों पर जो ब्राह्मीण लोग हैं उनकी पार्टियों का कब्जा है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस है। मैं पिछले साल का आंकड़ा आपको बताता हूं। शरद यादव का नाम आप लोगों ने सुना होगा। शरद यादव के घर में मैं गया था, उन्होंने मुझे पार्लियामेंट में मंत्री को सवाल पूछकर जो डाटा मांगा उसके आधार पर उन्होंने मुझे बताया कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 79.2% ब्राह्मण और तत्समूचे जाति के लोगों का कब्जा है। और सेकंड क्लास के जो ऑफिसर्स है वो 79.5% है, जो 15 साल सीनियर होने के बाद फिर अवार्डेड आईएएस हो जाते हैं, उनका कब्जा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जुडिशियरी में 98% है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और जो मीडिया है, मीडिया के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। 4 प्रकार का मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारा उनका कब्जा है, प्रिंट मीडिया जहां किताबें और अखबार छपती है सारा उनका कब्जा, ट्रेडिशनल मीडिया, जितने बहुत सारे जो बाबा लोग हैं वो ब्राह्मणवाद का प्रचार करते रहते हैं साल भर। और चौथा जो मीडिया है वोकल मीडिया, जैसे मैं माइक पर अपनी आवाज में बात कर रहा हूं मौखिक रूप से। 7,500 बोली भाषाएं देश में बोली जाती है जिसके कोई स्क्रिप्ट उपलब्ध नहीं है, उनको शासन में मान्यता नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है, उसको मान्यता है। सारे मीडिया पर उनका कब्जा है, सारे के सारे मीडिया पर उनका कब्जा है। तो लोकतंत्र के ये जो 4 पिलर है, विधायिका जहां कानून बनाया जाता है वहां ब्राह्मण का कब्जा, कार्यपालिका आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारियों पर उनका कब्जा, न्यायपालिका जुडिशियरी पर उनका कब्जा, मीडिया पर उनका कब्जा। लोकतंत्र के 4 पिलर पर यदि ब्राह्मण और तत्समूचे जाति के लोगों का कब्जा है तो मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया में ब्राह्मणोक्रेसी है। और ये जो ब्राह्मणोक्रेसी है ये सभी समस्याओं का रूट कॉज है। अगर इस रूट कॉज को एलिमिनेट करने का काम करना है तभी समस्याओं का समाधान होगा। और ये करने के लिए सभी प्रकार के माइनॉरिटीज को इकट्ठा आना होगा। अकेले आप लड़ रहे हो, अकेले मुसलमान लड़ रहे, अकेले सिख लड़ रहे, अकेले क्रिश्चियन लड़ रहे, अकेले बुद्धिस्ट लड़ रहे, जैन लड़ रहे हैं, बैकवर्ड पे बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, सभी लोगों की पिटाई हो रही। आप ऐसा मत समझना कि केवल सिखों के साथ ही अकेले आइसोलेशन में व्यवहार हो रहा है। आदिवासियों को नक्सलाइट घोषित करके उनके घरों में घुसकर उनको एनकाउंटर में मारा जा रहा है और उनके जमीन के नीचे 11,000 लाख करोड़ रुपए का धन संपदा जमीन के नीचे, चांदी है, सोना है, जस्ता है, 83 प्रकार का धातु। आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके के नीचे, जमीन के नीचे इतना मूल्यवान धातु, और वो जमीन आदिवासी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसको नक्सलाइट बना करके उसको खदेड़ दिया जाता है। परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब है और हर समूह आइसोलेशन में अलग अलग लड़ रहा है और हर एक की अलग अलग लड़ाई लड़ने की वजह से उसकी पिटाई हो रही है। तो जितने भी पिटे पिटाए लोग हैं अगर सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो मुझे लगता है इसका एक समाधान। और इस तरीके से अगर हम समाधान करने की कोशिश करते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं
कि चुनाव को तो वो मैनेज करते हैं, चुनाव को तो अपने तरह से मैनेज करके बहुमत हासिल करते हैं, मगर एक उपाय है, वो है जन आंदोलन। जैसे साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के द्वारा हुआ। यदि जन आंदोलन हम लोग खड़ा करते हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या के लोगों को इस तरह के आंदोलन को खड़ा करने के लिए समर्थन हासिल करते हैं और दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए, भारत में भी इंसाफ कायम करने के लिए, गुरुओं का तो यही मिशन था। गुरुओं का इंसाफ कायम करना मिशन था। तो इसलिए इंसाफ कायम करने के लिए हम सब लोगों को मिलजुल कर, मैंने मुसलमानों से बात किया, वो इस बात के लिए राजी है। मैंने सिखों से बात किया, वो इस बात के लिए राजी है। मैंने लिंगायत लोगों से, शिव धर्मियों से बात किया, वो इस बात के लिए राजी है। मैं यहां से जाते ही दिल्ली में सभी माइनॉरिटीज के लोगों का एक सम्मेलन, इकट्ठा सम्मेलन बुलाने की योजना पर काम कर रहा हूं, ताकि हम लोगों को मिलजुल कर काम करना हो। ये एक बहुत अच्छा उपाय है और सही तरीके का उपाय है। इस उपाय पर हम लोगों को दिल और दिमाग से काम करना होगा। इस मौके पर मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा। मैं सारे देश भर में हमारा संगठन 539 जिलों में काम करता है, आउट ऑफ 644। 31 स्टेट में हमारा संगठन काम करता है। मैं लगभग 40 साल से ये काम कर रहा हूं। कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि मिलजुल कर हम सभी लोगों को ये काम करना है। तो मैं सिख संगत को ये अनुरोध करना चाहूँगा, देश में भी मैंने फतेहगढ़ साहब में जाकर भी ये अनुरोध किया था, मैं यहाँ भी सिख संगत को ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस दिशा में आप विचार करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी बात स्वीकार कर लीजिए, मैं ये कहता हूँ इस पर आप विचार करिए, ठंडे दिमाग से विचार करिए। इसमें एक बहुत बड़ी संभावनाओं वाला रास्ता है और मैं ऐसा मानता हूं कि आप इस पर बहुत गंभीरता से विचार करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह।